तो यारों मैंने टाइम स्टैम्प लगा दिया जिससे कि आप वीडियो के मुख्य विषयों पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। खैर वैसे ये वाली जो वीडियो है वो पिछली वीडियो का ही पार्ट है और इसको मैंने इस वीडियो में इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती और मुझे वीडियो रेंडर करने में भी प्रॉब्लम हो जाती। अब पुनः दोहराता हूँ एक बात कि ये वीडियो वैसी होने वाली है जैसे हम यार दोस्त मूवी देख करके आने के बाद मूवी के विषय में बातें करते हैं, बस वैसे ही। ये बात मैं अपने यारों से भी करता बट मेरे दोस्त यार ये सब बातों पर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं नहीं, इसलिए मैं ये सारी की सारी बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और क्योंकि बिना किसी स्क्रिप्ट के कर रहा हूँ तो भूल चूक ले क्षमा प्रार्थी यार। और क्योंकि इस वाले वीडियो में एक भी फोटोज है नहीं तो आप सुनते सुनते अपना काम भी कर सकते हैं बड़े आराम से। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने पीछे अच्छे गेम प्लेस भी लगा कर रखे हुए हैं। और गेम प्ले से याद आया, शुरुआत के जो 2 गेम प्ले है वो मेरे दूसरे चैनल और नए चैनल पद में NCG से है जिसमें मैं कमेंट्री नहीं करता, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गेम प्लेस होते हैं। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के पहले पार्ट का भी, जिसमें हमने Creed 2 मूवी के कुछ प्लॉट होल्स को पॉइंट आउट और डिस्कस भी किया है। खैर अब इसके कुछ बहुत ही अच्छे चीज़ों के बारे में बात करते हैं क्योंकि प्लॉट होल्स कम हैं और इसमें अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा है इस मूवी में। सबसे पहला आता है हमारे इस मैड डॉग के इस हॉरर यूनिवर्स में या फिर इस सुपर नेचुरल यूनिवर्स में कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मेन कैरेक्टर्स तो इंपॉर्टेंट है ही, बट मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल जो है वो है बिक्की यानी राजकुमार राव। वो इसीलिए पावरफुल है क्योंकि राजकुमार राव को श्रद्धा कपूर खुद ही आकर के कहती है क्योंकि विक्की तुमको नहीं पता कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो। क्योंकि इनोसेंस और उसका साफ मन इतना होता है कि वो एक नहीं 2 दुश्मनों को हरा चुका होता है, अपने गांव में बचा चुका होता है 2 भूतों के आतंक से। इनफैक्ट खुद श्रद्धा कपूर भी उनको हरा नहीं पाती, उनको हराने के लिए भी उसको विक्की की सहायता लेनी पड़ती है। स्पेसिफिकली विक्की की सहायता उसको लेनी एकदम पड़ती है। तो वो थोड़ा सा लगता है हमको अजीब के मतलब यार सच में विक्की में सच में कुछ तो बात है कि उसको हराने के लिए तब वो 2 सुपर नेचुरल एंटिटी से भिड़ गया और भिड़ने के बाद उनको भले ही दूसरों की सहायता के साथ ही पर उनको हरा भी दिया। या फिर श्रद्धा कपूर को पता है कि विक्की जो है कितना इंपॉर्टेंट और कितना पावरफुल टूल है जिसकी वजह से उसको ऐसा यूज़ कर रही है। तो ये काफ़ी एक अच्छा आता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है जो इस यूनिवर्स में मुझे लगता है वो आता है जना अर्थात हमारे बनर्जी साहब। वो इसीलिए क्योंकि देखोगे आप ये जो है ये 3 मूवीज़ में स्त्री 1 स्त्री 2 और भेड़िया तीनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इनफैक्ट ये इकलौते व्यक्ति होते हैं जो अपने कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं वो भी पावरफुल लोगों के साथ। पावरफुल लोग मतलब जिनके पास जादुई शक्ति होती है। मतलब एक तो ये स्त्री को जानते हैं, ठीक है, दूसरा ये विक्की को जानता है जिसको कि खुद ही नहीं पता कितनी पावर उसके पास है कितनी पावर नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जानता है वरुण धवन को, यानी कि ये भेड़िया को भी जानता है। इनफैक्ट ये भेड़िया की शायद सहायता किया होता है। मैं भेड़िया मूवी ठीक से देखा नहीं तो मुझे ढंग का पता नहीं, पर हाँ ये भेड़िया मूवी में भेड़िया की सहायता भी किया होता है। और इसी के साथ साथ ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में विक्की की सहायता करता है। ना कि सिर्फ विक्की की सहायता करता है, इसको पार्ट 2 में तो पावर्स भी मिलता है। भले ही वो इसको कुछ 10-15 मिनट मरने के बाद मिले हों, बट हाँ उसको पावर्स भी मिलते हैं कि वो आंख बंद करके सरकटा जहाँ पर रहता है, सरकटे का जो अड्डा है वहाँ पर वो देख सकता है। कर दूं कि मुझे लगता है कि ये जो 2 लोग जो हैं जना और बिक्की, ये जो इस यूनिवर्स में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस यूनिवर्स को चलाने के लिए और दुश्मनों से जीतने के लिए। क्योंकि एक जो है अर्थात जना जो है वो जो मेन लीड्स है या फिर मेन लोगों की सहायता करता है। और दूसरा जो बिक्की जो है वो अगर मैं श्रद्धा कपूर की नज़रों से कहूँ तो वो काफ़ी पावरफुल टूल है। इतना पावरफुल टूल कि टूल को ही नहीं पता कि वो कितना पावरफुल है। तो इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये 2 जो कैरेक्टर हैं विक्की और जना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस यूनिवर्स में। खैर अब हम लोग बात करते हैं डायलॉग्स के बारे में। डायलॉग्स जो है यारो छोटे हैं, फ्लो में हैं और काफ़ी अच्छे डायलॉग्स हैं। जैसे जब जना वहाँ से वापस आता है और जो इंटरवल से पहले जो फाइट होता है, इंटरवल के फाइट के बाद जब वो लोग बता रहे होते हैं आपस में कि यार वो सोता नहीं है रात भर तो किस लिए नहीं सोता है और ये आंख बंद करने के बाद क्या क्या दिख रहा होता है। तो वो राजकुमार काफ़ी अच्छी चीज़ें एकदम बोल रहा होता है, अरे ये आंख बंद करते इसको दिल्ली की चीज़ें एकदम दिख रही है ना, जैसे कि लाल किला, रिंग रोड, GB रोड, इस तरह से फ्लो में बोल होता है। और इसी तरह से कई सारे मूवी में छोटे डायलॉग है
जिसके ऊपर ऐसे तो मूवी में फोकस नहीं होता अलग से, लेकिन वो एक्चुअल में फ़नी होते हैं और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। इसी के साथ साथ जो हिंदी डायलॉग जो है जो हमारे पंकज त्रिपाठी जी ने कहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे जोक्स कहे हैं। मतलब वो काफ़ी शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं। सॉरी 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 ज़्यादा बोल दिया मैंने। मतलब वो कई बार शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं, इतनी ज़्यादा भी शुद्ध हिंदी नहीं होती कि व्यक्ति को समझ ही ना है। कि कॉमेडी ऐड करने के लिए जो है ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है, स्पेशली ऐसे लुक्स देता था जना। इनफैक्ट जना तो आईएएस की तैयारी भी कर रहा था, तो जना और अपार शक्ति खुराना लुक्स ऐसे ऐसे देते हैं कि मतलब मानो कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और फिर उनकी जो टांग खिंचाई जो करते हैं, मतलब टांग खिंचाई नहीं, उनकी प्रॉपर उनकी बेइज्जती जो एकदम करते हैं पंकज त्रिपाठी, वो काफ़ी देखने लायक रहता है। जब उनकी हिंदी वाली बातें कोई भी समझ नहीं पाता। खैर इसके बाद बात करते हैं हम लोग श्रद्धा कपूर की। श्रद्धा कपूर का सब कुछ सही था। श्रद्धा कपूर एक्चुअल में ज़्यादा पावरफुल बन गई थी। अगर उसके पावरफुल होने के बारे में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो हमें यही दिखता है कि वो जिस तरह पार्ट 1 में सीधे रूप से स्त्री से भिड़ नहीं पा रही थी। मतलब अगर आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा तो उसको स्त्री से लड़ने के लिए भी हमारी चंदेरी के जो रक्षक हैं उनके टोली की आवश्यकता पड़ी थी। पार्ट 2 में वो इतनी पावरफुल हो गई थी या फिर उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया था श्रद्धा कपूर में कि वो अकेले ही भिड़ने के लिए तैयार हो गई सरकटे से। इंटरवल से पहले जो फाइटिंग सीन जो होता है सरकटे और ये हमारे रक्षक दल का, चंदेरी के रक्षक दल का, तो वहां पर देखेंगे श्रद्धा कपूर अकेले ही भिड़ने के लिए निकल जाती है। इनफैक्ट अकेले ही लड़ती है उससे, और फिर बाकी लोग तब आते हैं जब श्रद्धा कपूर को वो उठा के पटक देता है दो बार या फिर शायद एक ही बार उठा के पटक देता है, तो तब वहाँ पर आता है। और यहाँ पर आपको उस समय शायद पता ना चले कि वो कितनी पावरफुल है। आप लोगों को लगेगा कि नहीं उसमें तो पावर पहले से है ही, तभी हो जाकर के भिड़ ले रही है, लेकिन नहीं, इसमें पावर इन्हेंसमेंट आपको तब भी दिखेगा। आपको याद है कि पार्ट वन में कैसा होता है कि जब जना जो है वो पोजेस्ड हो जाता है, ठीक है, जना को जब भूत पकड़ लेता है और वो अजीब से हरकत कर रहा होता है इंटरवल के बाद पार्ट 1 में, सेम उसी तरह से उसको पार्ट 2 में भी होता है कि पार्ट 2 में भी वो रात भर सो नहीं पाता और पगलाया हुआ सा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है कि पार्ट 1 में उसको कंट्रोल करने के लिए लोग चाहिए होते हैं और वो कुछ मंत्रोच्चारण के बाद किसी भस्म वस्म के बाद जना को सुलाती है, जबकि वहीं पार्ट 2 में उसको किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती और उसको किसी भी मंत्र की आवश्यकता नहीं रहती है। इनफैक्ट उसको किसी भस्म की भी आवश्यकता नहीं रहती, बस श्रद्धा कपूर जना के सर के ऊपर हाथ रखती है और जना जो है वो शांत हो जाता है। इसके बाद दिखाते तो नहीं है कि वो सोता है कि नहीं सोता है, लेकिन हाँ उसको वो फिर शायद वो शांत हो जाता है और वो नॉर्मल हो जाता है, बस उसकी शक्ति रिमेनिंग रहती है जिससे कि वो सरकटे के अड्डे में देख सके। तो इससे भी आपको पता चलेगा कि श्रद्धा कपूर एक्चुअल में पावरफुल हो गई है पार्ट 1 से लेकर के अब तक के। और यहाँ पर एक और पॉइंट आता है ये, जो कि जिससे कि मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट भी हूँ, वो है श्रद्धा कपूर की चोटी, अर्थात स्त्री की चोटी। यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत ये होता है कि जो स्त्री की जो चोटी है उसको मतलब बस एक कोड़ा बना के रख देता है। मतलब उससे कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें वो नहीं करती है, उसे बस एक कोड़े की तरह ही यूज़ करती है, या फिर उसकी पावर को इस मूवी में उतने अच्छे से दिखाया हुआ नहीं है। वो अलग बात है कि सरकटा उसकी चोटी को बाद में हटा भी देता है वहाँ से, लेकिन पूरे मूवी में उसका चोटी मात्र और मात्र एक कोड़ा ही रहता है। मतलब एक कोड़ा जिसमें लाइट जल रही होती है, या फिर एक कोड़ा जिसमें से जो शक्तियाँ जो हैं, सुपर नेचुरल शक्तियाँ जो है वो पानी की तरह बह रही होती है। जबकि मुझे लग रहा था कि उस चोटी को और भी थोड़ा सा पावरफुल दिखाना चाहिए था, जैसे कि बेन 10 में जैसे कि हमारे पास ग्वेन थी ना, बेन 10 अल्टीमेट एलियन फोर्स में जैसे कि ग्वेन थी ना, वो कुछ अलग सी सेपियंस बन जाती है, मतलब पर्पल और पिंक हो जाती है या फिर ब्लैक और पिंक हो जाती है, वैसे कुछ दिखाना था। वैसे कुछ शायद दिखाएंगे, डेफिनेटली वैसे कुछ दिखाएंगे, शायद इस मूवी में नहीं दिखाए, डेफिनेटली ऐसे कुछ दिखाएंगे, क्योंकि चोटी में यार पावर तो बहुत है। हाँ यार, ये भी तो एक बात है यार, अगर चोटी में कुछ बात ना होती तो स्त्री जो है वो पागल क्यों होती, क्योंकि स्त्री भी तभी गई जब उसकी चोटी कटी, और जब वही चोटी श्रद्धा कपूर अपने पास लगाई तो उतनी पागल या फिर वो उतनी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई। शायद यहाँ पर ये भी हो सकता है, क्योंकि वो कहती भी है, श्रद्धा कपूर कहती भी है विक्की को कि मैं सीखने गई थी, मैं तैयार होने के लिए गई थी, तो शायद वो प्रिपेयर हुई थी या फिर उसने इतने समय में चोटी को संभालना सीख लिया होगा। बट मुझे चोटी को लेकर डिसअपॉइंट अभी भी यही है कि वो इतना पावरफुल वेपन होने के बाद भी उसे मात्र और मात्र एक सुपर नेचुरल या फिर उसे एक जादुई कोड़ा बना करके ही छोड़ दिया गया। बस एक है मेरा छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट है। खैर, अभी हम लोग बात करते हैं क्लाइमैक्स फाइट की।
क्लाइमैक्स फाइट प्रॉपर एवेंजर्स असेंबल जैसा लगेगा आपको अगर आप देखेंगे तो। और इसमें जो विलन है उसको भी काफ़ी ग्रैंड स्केल पे दिखाया गया है। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे जैसे कि हमारे सरकटे का हिसाब कैसा होता है, उसका सिर जितने हिस्सों में कटता है वो उतना ही डबल डबल हो जाता है, ठीक है। और सेम वैसे ही रक्त बीज का भी होता है कि उसका खून जितना बहता है उतना ही ज़्यादा वो उतनी ही ज़्यादा संख्या में वो बढ़ जाता है, ठीक है। सेम चीज़ होता है। और दूसरा कि जब वो स्त्री को बुलाती है तो यारो पता है मुझे थिएटर में देख के प्रॉपर लगा कि हाँ, ये लोग भले इंस्पायर हुए होंगे या फिर कहीं ना कहीं से आइडिया हिट किया होगा या फिर कोइंसिडेंटली सही ये कैसे ना कैसे मिल गया होगा कि मुझे जो लास्ट फाइनल फाइट जो थी ये लोग प्रॉपर एक देवी और दानव के जैसे वो लोग दिखा रहे थे, जिसमें देवी की तरह दिखा रहे थे स्त्री को और दानव की तरह दिखा रहे थे सरकट्टे को ऑब्वियसली। तो उस तरह की तो वही मैं क्या कर रहा था मैं खुद भूल गया। सरकटा जो है वो रक्त बीज की पावर से या फिर रक्त बीज की परछाई के अंदर खेल रहा होता है, मतलब उसका जो कैरेक्टर जो फाइनल फाइट में जो लिखे होते हैं वो अंडर रक्त बीज के शैडो में ही शायद लिखे हुए होते हैं या फिर शायद वैसे ही उसको दिखा रहे होते हैं और वो वैसे ही काम भी करता है, ठीक है। और साथ ही साथ स्त्री जो होती है वो देवी की तरह आती है, क्योंकि आप देखिएगा जब श्रद्धा कपूर से माँ कह करके बुलाती है तो वो अचानक से देवी की तरह किसी बहुत ही अच्छे चमक के साथ प्रकट होती है। इनफैक्ट उसको दिखाया भी प्रॉपर देवी की तरह ही है, मतलब ऐसे दिखाया है कि को आप देवी की तरह पूछते हो तो वो देवी की तरह प्रकट भी होगी बोल करके, और वो देवी की तरह प्रकट भी होती है। प्रकट होने के बाद वो देवी की तरह लड़ती भी है उनसे, और फिर जब वो हाथों में अपनी जो तलवार पकड़ती हैं और जैसे उनको मारती है तो वो प्रॉपर, तो मैं तो इसमें तो आप मान ही नहीं सकते, इसमें तो आप मान ही नहीं सकते कि वो लोग कालिका माता या फिर दुर्गा माता से इंस्पायर हुए बिना इस सीन को लिखे होंगे या फिर स्त्री के फाइनल फाइट को ऐसे लिखे होंगे। मूवी में जिस भूत को वो लोग देवी की तरफ ही पूछते हैं वो उनकी प्रॉपर रक्षा भी कर रही है। और दूसरा प्रॉपर नया नया दानव हमारा जो कि नया नया भूत है सरकटा। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पता है क्या? महापूजा। महापूजा इस मूवी में इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यारो आप देखेंगे दोनों के दोनों मूवीज़ में हड़बड़ी होती है दोनों के दोनों विलन्स को या तो शांत करने की या तो ख़त्म करने की। इसीलिए दोनों चीज़ में एक ही बात आती है कि महापूजा से पहले करना पड़ेगा या फिर महापूजा तक अगर हम लोगों ने इस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पाया पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में, तो जो शक्ति जो है या फिर जो भूत जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और उनको मारना क्लोज टू इम्पॉसिबल होगा। ये सब चीज़ों के बारे में एकदम बात हो रहा था। पर यहाँ पर आता है क्यों? तो यहाँ पर मेरी थ्योरी ये है क्योंकि ये पुरानी मूवी है, मतलब क्योंकि ये जो भूत है वो आदिम काल के हैं। फ्लो में आदिम काल निकल गया पर मेरा था आदिम काल से पुराने ज़माने के, तो उसे एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा प्लीज़। हाँ, और आदिम काल के होने के वजह से वो लोगों में भगवान के प्रति श्रद्धा तो ऑब्वियसली रही होगी, ठीक है। और वो लोग देवी के प्रति अटूट श्रद्धा रही होगी, जिस वजह से जैसी उनकी पूजा होगी तो ये और भी शक्तिशाली बन जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो लड़के और लड़कियां स्त्री और सरकटे इकट्ठा कर रहे थे वो डेफिनेटली बलि के लिए ही कर रहे थे, महापूजा में देने के लिए। क्योंकि वो लोग महापूजा में बलि देंगे और महापूजा में बलि देने के बाद, माँ को बलि देने के बाद वो भूत और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। इसीलिए पार्ट 1 में स्त्री भी लड़के इकट्ठा कर रही थी और पार्ट 2 में सरकटा भी लड़के इकट्ठा कर रहा था, ऐसा मेरा मानना है। अब ये तो आगे जाके डिस्क्लोज होगा, आप भी बताइएगा अगर आपके भी कुछ भी विचार होंगे मेरी इस थ्योरी को लेकर के। यहाँ पर एक नोटिस करने वाला बात ये भी है, जब मूवी एंड होने को रहती है तो राजकुमार पूछता भी है कि अगर आप उनकी बेटी हैं तो वो आपको पहचान क्यों नहीं पाती है बोल करके। तो वो बोलती है कि वो उस समय पहचान नहीं पाती है, क्यों? क्योंकि उस समय और छोटी थी और मेरी माँ के लिए मैं अब भी वो 5-6 साल की बच्ची ही हूँ। बट यहाँ पर एक और क्वेश्चन करने वाली चीज ये भी है कि जब वो चिल्लाती है, माँ कह करके जब ये चिल्लाती है तो वो कैसे प्रकट हो जाती है? क्योंकि ऑब्वियसली वो तो अब भी उसके लिए बच्ची है, तो वो अब कैसे पहचान ली कि यहाँ पर तो मेरी बच्ची फंसी हुई है बोल करके। इसका आंसर एक और निकलता है जो मैंने सोचा है, वो ये शायद उसने जो स्त्री से लेकर के स्त्री 2 का जो गैप था उसमें वो शक्तियाँ प्रैक्टिस कर रही थी। जब वो प्रैक्टिस कर रही होंगी या फिर जब वो तैयारी कर रही होंगी तो वो शायद अपनी माँ को पहचान चुकी होंगी और अपनी माँ से मिल चुकी होंगी, या फिर ये बस एक और प्लॉट होल है जो आगे जा कर के न जाने कौन सा रूप लेगा, या फिर जो आगे जा कर के शायद राइटर्स आगे कवर करेंगे या फिर इसे नहीं कवर करेंगे। ये भी एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो कुछ कमाल के शॉट्स जो आपको देखने के लिए मिलते हैं क्लाइमैक्स में जो देखने के लिए मिलते हैं वो 2 शॉट्स हैं कि जब सरकटे के जो 4-5 सर हैं
वो सरकटे के आसपास में होते हैं और सरकटा का बॉडी बीच में होती है। और जैसे जैसे कि शॉट दिखा रहा था, काफ़ी अच्छा फ्रेम आता है। राजकुमार और श्रद्धा कपूर और भेड़िया जो है वो लोग एक फ्रेम में दिखाते हैं। वो दोनों फ्रेम भी काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। मतलब उसकी एक फ़ोटो तो आप खींच ही सकते हैं। मतलब वो ऐसे है कि स्टूडियो या फिर कोई भी मूवी का जो फ़ैन है वो उस फ्रेम को लेकर के अपनी दीवार में लगा सकता है। वो इतने अच्छे फ्रेम, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं वो दोनों के दोनों फ्रेम। और चलिए चलते चलते एक और बात करते हैं हम लोग अक्षय कुमार के भी बारे में। अक्षय कुमार यहाँ पर कैमियो तो लिया है उन्होंने, जहाँ पर वो अपनी छोटी सी कविता के साथ बताते हैं कि सरकटे के अड्डे में कैसे घुसा जाए और उसे कैसे मारा जाए। पर यहीं पर एक घंटी बजने वाली बात आती है, और घंटी बजने वाली बात ये रहती है कि अक्षय कुमार कहता है कि उसको मारने के लिए किसी स्त्री की बलि देनी पड़ेगी। और जब ये बात श्रद्धा कपूर को बताते हैं तो श्रद्धा कपूर तैयार हो जाती है कि अपनी बलि देने के लिए। पर जब सरकटा श्रद्धा कपूर की बलि ले रहा होता है तब श्रद्धा कपूर के साथ साथ जितनी भी स्त्रियों को वो अगवा करता है सरकटा, उसकी भी ताकतें या फिर उसकी भी जो एनर्जी है वो भी खिंच रही होती है कहीं ऊपर की तरफ कहीं पर। और फिर बिक्की बताता भी है कि आपकी बलि लेकर के भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके साथ साथ इनकी भी एनर्जी एकदम जा रही है बोल करके ऐसे कुछ बताता है। तो यहाँ पर एक घंटी बजने वाली बात ये रहती है, क्या अक्षय कुमार जो है सच में शर्मिंदा है अपने खानदान को लेकर के? क्या अक्षय कुमार जो है सच में पागल है या फिर पागल होने का नाटक कर रहा है, या फिर वो कहीं ना कहीं पीछे बैठे बैठे अपने सरकटे की सहायता तो नहीं कर रहा, या फिर अपने वंश को आगे बढ़ाने की या फिर अपने जो खानदान है उसकी सहायता तो नहीं कर रहा? क्योंकि अगर आप देखेंगे जब वो सबसे पहले तो वो सरकटे का जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है, क्योंकि वो स्त्री के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है, तो वो सारे पन्ने फाड़ लेता है। फाड़ने के बाद वो बताता ये है कि मुझे शर्मिंदा होती है सब बातों को लेकर के, इसलिए मैंने वो सारे पन्ने फाड़ दिए। लेकिन वो पन्ने फाड़ता है, उसके बाद पन्ने वापस भी कर देता है उनको, और रीज़न ये वाला देता है कि मैंने पन्ने इसलिए वापस कर दिए क्योंकि मुझे पता था कि अभी स्त्री गई है तो फिर सरकटा आएगा भी। तो वो कब पागल होता है और कब वो पागल खाने के लिए जाता है। दूसरा ये कि वो कौन से समय में आता है और उसको पता कैसे चलता है कि स्त्री जो है चंदेरी से निकल गई है और अब जो है सरकटा आएगा। मतलब ये बहुत ही क्वेश्चनेबल चीज़ है, ये एक अनसॉल्व चीज़ है जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट करती है हमारे अक्षय कुमार के आसपास। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो अक्षय कुमार भी वहाँ से भाग जाता है इसीलिए क्योंकि जब डिस्कस हो रहा होता है सरकटे का, तो ये भी बता रहे होते हैं कि सरकटे के ख़ानदान को वो धीरे धीरे ख़त्म कर रही होती है, और अक्षय कुमार भी तो उसी के ख़ानदान का है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अक्षय कुमार जो है सरकटा कह रहा हूँ, अक्षय कुमार जो है वो स्त्री के डर से भागा हो, क्योंकि उसको उसकी जान का खतरा था सबसे अधिक। और उसके बाद वो वापस पर्ची इसलिए भेजा हो क्योंकि वो दिखाना चाह रहा था कि मैं सहायता करता हूँ, जबकि वो सहायता नहीं कर रहा है। और वो सहायता कैसे नहीं कर रहा है, मुझे लगता है कि वो वहाँ पर राजकुमार राव और जितने भी चंदेरी के रक्षकों का जो गैंग होता है उनको वो कंफ्यूज करता है कैसे, ये कहकर एक स्त्री की बलि देनी पड़ेगी। किंतु अगर सोचिए, अगर मान लीजिए श्रद्धा कपूर अपनी बलि दे देती तो उसके साथ साथ जितनी भी स्त्रियों को अगवा करता है उनकी भी बलि चढ़ जाती, और वो भी महापूजा के दिन ही। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, शायद अगर महापूजा के दिन सभी के सभी को बलि चढ़ा दिए जाते तो फिर वो जो है और भी अधिक पावरफुल बन जाते। तो मेरे हिसाब से अक्षय कुमार जो है वो पीछे पीछे सरकटे की सहायता कर रहा है, सरकटे की बहुत ही तगड़े रूप से सहायता कर रहा है। अब क्योंकि उसे कहीं ना कहीं भागना है और कहीं ना कहीं जाना है, इसलिए वो शायद पागल होने का नाटक कर रहा है, या फिर वो सच में पागल हो गया है क्योंकि स्त्री ने उसे पागल कर दिया था और वो जैसे जैसे वहाँ से बच करके आ गया, अब वो आधा पागल है और उसको आधा सब कुछ याद है, और वो बस अपने पागलपने में सहायता कर रहा है। और जैसा कि हमें मूवी में दिखा गया, मतलब यहाँ पर दो चीज़ हो सकता है कि या तो वो सच में पागल है और स्त्री ने उसे आधा पागल कर दिया। खैर यार, यहाँ पर मेरी ये थ्योरी है कि स्त्री ने उसे सच में आधा पागल कर दिया और वो भागा अपने चंदेरी से, और चंदेरी में पागल होते हुए किसी पागल खाने में पहुंचा। और जब उसे पता चला, हालांकि ये भी क्वेश्चन है कि उसे पता कैसे चला कि स्त्री उस गांव से जा चुकी है। जैसे इसको पता चला कि स्त्री गांव से जा चुकी है तो उसने आधे जो पन्ने हैं वो डाल दिए, कहाँ पर, वो भेज दिए पंकज त्रिपाठी को। लेकिन क्या उसने पूरे के पूरे पन्ने भेजे? नहीं। इसीलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 में भी स्त्री के बारे में पढ़ते सरकटे के बारे में पढ़ते
दोबारा वैसे ही होता है कि बीच के पन्ने मिसिंग होते हैं। भले ही पंकज त्रिपाठी इस बार कहते नहीं कि इस बार बीच के पन्ने मिसिंग है, वो कुछ और कहते हैं कि पता नहीं कैसे लिखते हैं, राइटर्स की बुराई कर रहे होते हैं, बट वही है कि पढ़ते पढ़ते वो किसी और टॉपिक से किसी और टॉपिक में ही निकल जाते हैं। तो वो एक मुझे क्वेश्चन लगता है कि सरकटे के बारे में जो है अक्षय कुमार ने उतने ही पन्ने भेजे जितने पन्ने सरकटे की मौत का राज ना बताए, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर ऐसा है और अगर मेरी ये वाली थ्योरी सही बैठती है, हाँ खैर दूसरे टॉपिक पे तो गए नहीं, दूसरा सिचुएशन एक ये भी बनता है, हमारा जो अक्षय कुमार जो है, ठीक है, वो एक्चुअल में पागल नहीं हुआ रहता है, वो अपनी जान बचा करके भागता है कहीं और पे, क्योंकि उसकी सारी संपत्ति यहीं पर है, तो इसीलिए वो पागल होने का नाटक करता है और किसी एक जगह में छुप करके रह जाता है और किसी न किसी तरीके से चंदेरी की खबर लेता रहता है डे बाय डे। और जब उसे पता चलता है उसके पास वो लोग आने वाले हैं जो कि सरकटे के आतंक से बचाने वाले हैं चंदेरी को, तो उन्हें मिस इन्फॉर्मेट भी करता है, मतलब उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन भी देता है, सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता। वो उतनी ही इन्फॉर्मेशन देता है जितनी इन्फॉर्मेशन सरकटे के हित में हो। मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसा है कि अगर अक्षय कुमार सरकटे के हित में रह करके काम कर रहा है और उसने भी उतनी ही इन्फॉर्मेशन दी है, तो यहाँ पर एक और पॉइंट निकल करके आता है, वो ये आता है कि जैसे श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव एक साथ मिल करके अंदर घुसे थे और कोई और तरीका था ही नहीं अंदर घुसने का, पर भेड़िया कैसे घुसा, तो हो सकता है कि घुसने के और भी तरीके होंगे, पर अक्षय कुमार ने केवल वही मार्ग बताया, मतलब उन्होंने शायद ऐसा टैकल किया कि भाई मात्र 2 ही लोग घुस सके, ताकि जो दल है वो इतनी पावरफुल ना हो जितना पावरफुल वो लोग स्त्री को हराने में रहे थे और यहाँ पर सर कटाना हार जाए। इसीलिए अक्षय कुमार जो है वो आगे चल के, जैसे कि आजकल बातें भी चल रही है स्त्री को लेकर के, कि अक्षय कुमार जो है आगे जा कर के सर कटा एक बहुत ही बड़ा विलन हो सकता है थैनोस के जैसे। तो मुझे लगता है कि वो जो बहुत बड़ा जो विलन जो रहेगा वो डेफिनेटली अक्षय कुमार ही रहेंगे। बस ये डाउट है कि अक्षय कुमार सच में पागल है या फिर पागल होने का नाटक कर रहा है।